आज हम सीखेंगे पर्यावरण को बचाने के 5 आर। हम हमारे विकास के लिए पर्यावरण से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते हैं। पर्यावरण से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वायु, वन, सूर्य की ऊर्जा, जल, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें वन, जल, कोयला, पेट्रोलियम जैसे संसाधन एक बार प्रयोग किए जाने के बाद फिर से प्रयोग नहीं किए जा सकते, इसलिए ये संसाधन सीमित है। विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम इन प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं। इससे हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। समाचार में आपने वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन और उनके पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में अवश्य देखा या पढ़ा होगा। प्राकृतिक संसाधनों में कई संसाधन सीमित है। इसी के साथ सीमित संसाधनों के तीव्र गति से दोहन के कारण इन संसाधनों का तेजी से ह्रास भी हो रहा है। यदि इनके दोहन की गति को नियंत्रित न किया गया तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग नियंत्रित रूप से किया जाए, जिससे अगली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। संसाधनों का वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों के उपयोग के दौरान पर्यावरण को हानि न हो तथा उपयोग के दौरान निर्मित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान उचित तरीके से हो। संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ यह सुनिश्चित भी करती है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए ताकि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। संपोषित विकास तथा पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को 5 आर का पालन करना चाहिए। चलिए इन्हें जानें। इनकार यानी रिफ्यूज। वस्तुएं लेते समय हमें उन सभी वस्तुओं को लेने से इनकार करना चाहिए जो हमारे परिवार तथा पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक के थैलों को लेने से इनकार कर सकते हैं। प्लास्टिक के थैले के स्थान पर हम कपड़े अथवा जूट के थैले का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार अच्छा सौदा देखकर हम ऐसी वस्तुएं ले लेते हैं जिनका हमें अधिक उपयोग नहीं होता। ऐसी वस्तुओं को खरीदने से भी हम परहेज कर सकते हैं। हम अत्यधिक पैकेजिंग को भी इनकार कर सकते हैं। इसी तरह हमें प्लास्टिक के कप जैसी वस्तुओं को भी इनकार करना चाहिए जिनका फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। कम उपयोग यानी रिड्यूस। हमें संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैसे हम बिजली पर चलने वाले उपकरणों को बंद करके रख सकते हैं। आसपास के स्थानों पर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल न करके चलकर जा सकते हैं। यदि दूर जाना हो तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पेट्रोलियम में बचत होगी। क्या आपको पता है 1 टन कागज उत्पन्न करने के लिए लगभग 12 पेड़ों को काटा जाता है। हम कागज का उपयोग कम कर सकते हैं जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। इसी तरह हमें भोजन आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहिए तथा इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि हम जल का उपयोग किन स्थितियों में कम कर सकते हैं? अपने दोस्तों से इस पर चर्चा कीजिए। पुनः उपयोग यानी रीयूज। हमें वस्तुओं का बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे एक जूट के थैले का वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए बार बार उपयोग किया जा सकता है। जूस की बोतल को न फेंककर हम इसे जल रखने के उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों को रसोई घर में वस्तुएं रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग में आए बक्सों को भी वस्तुएं रखने में प्रयोग कर सकते हैं।
उन कपड़ों को जो अब हमारे लिए छोटे हो गए हैं, हम किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। पुनः प्रयोजन यानी रिपर्पस। कई बार वस्तुएं जिस काम के लिए लाई जाती हैं, उसके लिए उपयोगी नहीं रहती। जैसे टूटा हुआ चीनी मिट्टी का बर्तन। ऐसी वस्तुओं का किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन में पेड़ लगाया जा सकता है। टूटी हुई बाल्टी का डस्टबिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। टूटी हुई चूड़ियों से सजावटी चीजें बना सकते हैं। पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग। वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु से फिर से नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसे ही हम पुनः चक्रण कहते हैं। कई वस्तुएं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, कई बार कचरे के साथ फेंक दी जाती है। हमें घर में उत्पन्न कचरे से ऐसी वस्तुओं को अलग करना चाहिए। गांव तथा शहर में विभिन्न व्यक्ति हमसे ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करके इन्हें रसायन कंपनियों को देते हैं, जहां इनका पुनः चक्रण होता है। यह बात अवश्य है कि पुनः चक्रण की विधि के लिए हमें ऊर्जा आवश्यक होती है, इसलिए जब भी संभव हो हमें पुनः उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। अब आप अपने प्रतिदिन की गतिविधियों को याद करके स्वयं सोचिए कि आप 5R का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे वन और वन्य जीवन। वन वे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिन पर पादप एवं जंतुओं के विभिन्न स्पीशीज तथा विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं और पादपों की विविधता यानी वैरायटी को उस क्षेत्र की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। वन तथा वन्य जीव हमारे लिए तथा पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। वे पर्यावरण में संतुलन भी बनाए रखते हैं। हमें कई वस्तुएं वनों से उपलब्ध होती हैं। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम वनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे वन और वन्य जीवों को भारी हानि हो रही है। इससे वन क्षेत्रों की जैव विविधता भी नष्ट हो रही है। विभिन्न स्पीशीज की रक्षा के लिए वनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए वनों को जैव विविधता के विशिष्ट स्थल यानी हॉटस्पॉट माना गया है। हमारी गतिविधियों के कारण वन संपदा को भारी हानि हो रही है। वनों की कटाई के कारण कई समस्याएं आती है, जैसे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पाता, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है। इस समस्या को हम वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पेड़ मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। पेड़ न होने के कारण उपजाऊ परत वर्षा के जल के साथ बह जाती है तथा हवा के साथ उड़ जाती है। इसी को हम मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कहते हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई से हरी भरी भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती है। पेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बह जाता है, जिससे बाढ़ यानी फ्लड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। पेड़ न होने के कारण जल भूमि में नहीं जा पाता, जिसके कारण भूमिगत जल की भरपाई नहीं हो पाती। इसी तरह पेड़ न होने के कारण पर्यावरण में परिवर्तन होता है तथा जीवों के आवास को भी नुकसान होता है, जिससे वन और वन्य जीवन को भारी नुकसान होता है। चलिए अब चर्चा करें वनों के संवर्धन की। इसके लिए हमें वनों से संबंधित व्यक्तियों की पहचान करना आवश्यक है। इन्हें हम दावेदार यानी स्टेक होल्डर कह सकते हैं। वनों के संदर्भ में प्रमुख दावेदार इस प्रकार हैं। स्थानीय लोग वन से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते हैं, इसलिए वे वनों का संवर्धन करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भी वनों में लोग रहा करते थे। क्या इससे वनों को नुकसान हुआ? नहीं, उन्होंने ऐसी विधियों का विकास किया था जिससे संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अभी भी वनों के संरक्षण की परंपरा स्थानीय लोगों ने जारी रखी है। अंग्रेजों ने वनों का अत्यधिक दोहन किया।
जब वनों का नियंत्रण सरकार के वन विभाग के पास गया तो वन क्षेत्रों को नष्ट करके इस पर एक ही प्रकार के वृक्ष लगाए गए। इससे उद्योगपतियों को कच्चे माल का स्रोत तथा वन विभाग को राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर जैव विविधता नष्ट हो गई। इससे विभिन्न प्रजातियां लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पर है। हमें औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर करनी चाहिए, वनों को काट कर नहीं। प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी वन पर निर्भर नहीं है, लेकिन वनों के प्रबंधन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे समाज को वनों के महत्व को बताते हैं तथा संगोपन का संदेश देते हैं। वे संसाधनों का दोहन अविवेकपूर्ण ढंग से करने को भी रोकते हैं। स्थानीय निवासी अपनी परंपरा के अनुसार वनों का संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखें। सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर में स्थित खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए गांव के 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। सन 1970 के शुरुआती दशक में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में स्थित गढ़वाल के रेनी गांव में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। एक ठेकेदार को गांव के पास स्थित पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। पेड़ों को काटने के विरोध में गांव की महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भरकर ठेकेदार के लोगों को पेड़ काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। वन संसाधन का संपोषित विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में अत्यधिक दोहन के कारण साल के वन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अधिकारी A.K. बैनर्जी ने मिदनापुर के अराबाड़ी क्षेत्र में एक योजना आरंभ की, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को वनों के संवर्धन के कार्य में सम्मिलित किया गया। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ, उन्हें उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला तथा ईंधन के लिए लकड़ी लेने और पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। स्थानीय लोगों की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से बेकार समझा जाने वाला अराबाड़ी का सालवन फिर से समृद्ध हो गया। इस वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया है। हमें वन्य जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए जंतुओं के शिकार पर लगाए गए प्रतिबंध का हमें यथोचित रूप से पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की सहायता से जंतु और उनके रहने के स्थान को संरक्षित किया गया है। आप वन्य जीवों तथा वनों का संरक्षण करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी कक्षा में अवश्य चर्चा कीजिए। आज हम सीखेंगे जल संरक्षण। पिछले वीडियो में हमने वन संसाधनों के संवर्धन यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के विषय में चर्चा की। वनों की तरह जल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए उन कारणों पर चर्चा करें जिसके कारण हमें जल संसाधन का संवर्धन करना आवश्यक है। हमारे देश में वर्षा मुख्यतः मॉनसून पर निर्भर करती है, इसलिए वर्षा की अवधि कुछ ही महीनों तक सीमित रहती है। वनों की कटाई के कारण वर्षा के तंत्र में परिवर्तन आ रहा है। पेड़ न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में नहीं जा पाता, वह बह जाता है तथा समुद्र में मिल जाता है। उद्योगों तथा खेती के लिए जल का अत्यधिक दोहन किया जाता है। इसी तरह विभिन्न कारणों से जल का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे कई कारणों से उपलब्ध जल की मात्रा में कमी आई है। जल की अनुपस्थिति का निकट संबंध निर्धनता से भी है, इसलिए हमें जल संसाधन का संवर्धन करना आवश्यक है। प्राचीन समय से स्थानीय लोगों द्वारा बांध यानी डैम्स, जलाशय यानी टैंक्स एवं नहरें यानी कनाल्स बनाकर जल का संवर्धन किया जाता रहा है। इन जलाशयों का प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था ताकि
जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। सदियों के अनुभव की सहायता से जल की उपलब्धता को देखकर उचित फसल प्रतिरूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न अपनाए जाते थे। सरकार द्वारा बड़ी परियोजनाओं जैसे विशाल बांध और लंबी नहरों का निर्माण किया गया, जिसके साथ जल संवर्धन के इन स्थानीय तरीकों का महत्व कम होता गया। इन स्थानीय तरीकों का प्रबंधन और प्रशासन सरकार के पास जाने के साथ स्थानीय लोगों का इन पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। जल संवर्धन हेतु बांध महत्वपूर्ण परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट्स है। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। बड़े बांध बनाने के अनेक लाभ हैं, जैसे इनमें पर्याप्त मात्रा में जल का संग्रहण किया जा सकता है। नहरों की सहायता से जल दूर तक ले जाया जा सकता है और सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर की सहायता से राजस्थान के कई स्थानों तक जल पहुंचाया गया है। जल पर उपयुक्त प्रक्रिया करने के बाद इसे पाइपलाइनों की सहायता से शहरों तक पहुंचाया जाता है। बांध के जल का महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत निर्मित करना भी है। बांध से जुड़ी कुछ समस्याएं भी है, चलिए इन्हें जानें। सामाजिक समस्याएं यानी सोशल प्रॉब्लम्स। बांध निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित यानी डिस्प्लेस होते हैं। इन्हें विस्थापित करते समय किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते। नहरों की सहायता से जल को दूर तक पहुंचाने की व्यवस्था अवश्य होती है, लेकिन जल का बंटवारा समान रूप से नहीं होता। वे लोग जो बांध के पास में हैं, अत्यधिक मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर स्थान पर स्थित लोग जल से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक समस्याएं यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बड़ी परियोजनाओं के लिए जनता का धन बहुत अधिक लगता है, लेकिन इसकी तुलना में लाभ नहीं मिल पाता। पर्यावरणीय समस्याएं यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बड़े स्तर पर वन संपदा का विनाश होने के कारण जैव विविधता की क्षति होती है। इन समस्याओं पर विकल्प के रूप में कई अन्य तरीके भी हैं। हम विभिन्न तरीकों जैसे छोटे छोटे गड्ढे खोदना, घर की छतों से जल एकत्र करना, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहक बनाना, झीलों का निर्माण करना, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना करना की सहायता से भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर जल संग्रहण की प्रचलित विधियां भी है, जैसे राजस्थान में खादीन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बंधारस और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में अहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस यानी टैंक, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि विधियां आज भी उपयोग में हैं। इसमें मानव निर्मित नहरों की सहायता से नदी की धारा का रास्ता बदलकर जल को गांव लाया जाता है, जिससे गांव को जल की आपूर्ति होती है। इन स्थानीय संरचनाओं का नियंत्रण स्थानीय लोगों को देने से अवश्य ही अकुशल प्रबंधन और अतिदोहन पर अंकुश लगाया जा सकता है। समतल भूभाग पर जल संग्रहण की तुलना में भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर के स्तर में वृद्धि करने के कई लाभ हैं, जैसे छोटे गड्ढों में सीमित मात्रा में जल एकत्रित किया जा सकता है तथा इसे सिर्फ कुछ ही महीनों तक संग्रहित रखा जा सकता है, जबकि भौम जल में जल एकत्रित करने की मात्रा सीमित नहीं है, क्योंकि यह आसपास के क्षेत्र में फैलता जाता है तथा लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। जल के छोटे गड्ढों में संग्रहण के सम्मुख जल प्रदूषण, मच्छरों का जनन जैसी विभिन्न समस्याएं उपस्थित हो सकती है, जबकि भौम जल अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। आप इंटरनेट पर
जल संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। कोयला और पेट्रोलियम संसाधन के बारे में। कोयला और पेट्रोलियम हमारे लिए ऊर्जा यानी एनर्जी के महत्वपूर्ण स्रोत यानी सोर्सेज हैं। ताप बिजली घरों यानी थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का प्रयोग ईंधन यानी फ्यूल के रूप में करके हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। इसी तरह विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल एवं पेट्रोल का प्रयोग यातायात के विभिन्न साधनों जैसे मोटर वाहन, जलयान एवं वायुयान में किया जाता है। कई वस्तुओं जैसे पैराफिन मोम, ग्रीस के निर्माण के लिए भी इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ये संसाधन लाखों वर्ष पहले जीवों के जमीन या पानी के नीचे दब जाने से तथा इनका अपघटन होने से बने हैं। इसलिए इन्हें हम जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, इसलिए इनकी मात्रा भी सीमित है। हमारे वर्तमान विकास के लिए हम इनका अत्यधिक दोहन यानी इनॉर्मस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण ये ईंधन तेजी से कम होते जा रहे हैं। यह आकलन किया गया है कि यदि हम वर्तमान गति से इनका दोहन करते रहे तो कोयला अगले 200 वर्ष तक तथा पेट्रोलियम अगले 40 वर्षों तक ही उपलब्ध हो पाएगा। यदि हम इनका सावधानी से भी उपयोग करते हैं तब भी भविष्य में इनका समाप्त हो जाना निश्चित है। इसलिए हमें ऊर्जा के विकल्पी स्रोतों यानी अल्टरनेटिव सोर्सेस की खोज करना आवश्यक है। वे सभी स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा आदि जो जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं, विकल्पी स्रोत कहलाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा गंधक यानी सल्फर भी होते हैं। जब इन ईंधनों का प्रयोग किया जाता है तो ऊर्जा के साथ अन्य पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दोहन किए जाने के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे ऊष्मा भी बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। इसे ही हम वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यदि इन ईंधनों को जलाते समय ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त हो तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो एक विषैली गैस है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी विषैली गैसें हैं। इन गैसों के ऊपरी वायुमंडल में वर्षा के साथ मिलने पर अम्लयुक्त वर्षा यानी एसिड रेन भी होती है। आप इंटरनेट पर अम्लयुक्त वर्षा के दुष्प्रभावों को अवश्य पता कीजिए। इन सब कारणों से हमें कोयला और पेट्रोलियम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हम हमारी गतिविधियों में परिवर्तन लाकर जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी ला सकते हैं। जैसे यात्रा करने के लिए हम अपने वाहन के स्थान पर पैदल, साइकिल से या बस से यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह कारपूलिंग या राइड शेयरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक साथ यात्रा करते हैं तथा कुल लागत को बांट लेते हैं। हमें समय समय पर अपने वाहनों की दक्षता पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की हानि न हो। चूंकि कोयले की सहायता से बिजली उत्पन्न की जाती है, इसलिए हम अपने घरों में बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। जब आवश्यक न हो तब बिजली के उपकरण बंद रख सकते हैं। इसी तरह हम हैलोजन बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में हीटर का प्रयोग न करके स्वेटर का प्रयोग कर सकते हैं। हम सौर उपकरणों की सहायता से भी बिजली बचा सकते हैं। इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। हम बायोगैस, बायोडीजल जैसे मानव निर्मित ईंधनों के प्रयोग से जीवाश्म ईंधनों की खपत नियंत्रित कर सकते हैं।
अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में भी सहायता कर सकते हैं। आप अपनी गतिविधियों में परिवर्तन लाकर पर्यावरण को बचाने तथा संपोषित विकास में अपना सहयोग अवश्य दें। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।